Good evening, students. My name is Dr. Gagan Vora and I teach biology. Dear students, मैं आप सबको यहाँ पर अपने नए चैनल नीट बूस्टर पर वेलकम करता हूँ. I welcome you all to my new channel. This is called नीट बूस्टर. स्टूडेंट्स, मैंने ये चैनल क्यों बनाया, पहले मैं इस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉकडाउन में कुछ क्लासेस को करने के लिए ही मैंने चैनल बनाया है. इस चैनल पे मैं पिछले 2-3 महीने से काम कर रहा था और ये जो चैनल है एक प्रॉपर चैनल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को मैं डिटेल में पढ़ा सकूँ. रीज़न बीइंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन तक मैं नहीं पहुंच पाता या मेरे लेक्चर्स नहीं पहुंच पाते. तो उन स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से एक अटेम्प्ट है, कोशिश है कि मैं उनको बेनिफिट्स दे सकूं और उनको मैं डिटेल में अच्छे से पढ़ा सकूं. चैनल बनाने का पर्पस यही था. अब इस चैनल पे मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूं. इस पर मैं क्या करूंगा पहले मैं आपको ये बता देता हूं. इस चैनल पर मैं YouTube पर वीडियो अपलोड करूंगा, जैसे कि अभी आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और फिर आने वाले टाइम में मैं इस चैनल से स्टूडेंट्स को लाइव भी पढ़ाऊंगा. फिर जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स की, जब मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनको कुछ अच्छे क्वेश्चंस चाहिए होते हैं. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ड्रॉप करके स्टडी कर रहे होते हैं या दोबारा से पढ़ रहे होते हैं, रिपीटर्स जिनको बोलते हैं या टारगेट बोलते हैं. तो उन स्टूडेंट्स को थ्योरी आती होती है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उनको करने का एक पर्पस होता है या उनका एक एम होता है कि उन्हें अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएं. वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलें, तो फिर जो है वो अपनी प्रिपरेशन को या अपने मार्क्स को एनहेंस कर सकें. जैसे कि आप जानते ही हैं, आप अगर नीट अगर आपने दिया है तो आपको मालूम होगा कि एंट्रेंस एग्जाम में जो चॉइसेस होती हैं वो बहुत पास आती हैं. तो यू नीड टू हैव वेरी गुड रेजोल्यूशन पावर टू मेक आउट दी करेक्ट चॉइस. एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट पिकिंग दी मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑल्टरनेटिव. तो उसको पिक करने के लिए जब चॉइसेस बहुत पास होती हैं तो आपकी सब्जेक्ट पर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, बावजूद उसके भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो वहां पर गलती इसलिए होती है क्योंकि आपको उस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती है. लोगों को लगता है शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है. बायोलॉजी में भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत प्रॉपरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं 180 टोटल क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें से बायो के 90 क्वेश्चंस होते हैं. तो आप ये समझिए कि 3 घंटे के पेपर में आपको 90 क्वेश्चंस बायो के 45 मिनट्स में करने हैं या मैक्सिमम 50 मिनट्स में करने हैं, क्योंकि तभी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को एग्जामिनेशन हॉल में टाइम दे पाएंगे. और इतने ही टाइम में हो भी जाना चाहिए. 50 मिनट से अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब आपको उसके ऊपर काम करना जरूरी है. तो इस चैनल से मैं आपको आने वाले टाइम में, अभी तो मैं नहीं बोल रहा हूं, आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूं, आने वाले टाइम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी दूंगा, कुछ टेस्ट भी दूंगा, जहां से आपकी प्रिपरेशन एनहांस होगी, जहां से आपको आइडिया लगेगा कि एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं और कहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है. तो स्टूडेंट्स, मैं ये सब बातें सोच रहा था बहुत दिनों से, इसलिए आज मैं इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूं. धीरे धीरे इस चैनल पर मैं काम कर रहा हूं और धीरे धीरे मैं चीजें अपलोड करूंगा. आज अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो मैं कुछ चैप्टर्स को यहाँ पर पढ़ाऊंगा. देखिए, धीरे धीरे यही होगा, ये एकदम से ओवरनाइट नहीं होगा. कभी कभी स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि सर आप ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आप नर्वस सिस्टम कर दीजिए, आप लोकोमोशन कर दीजिए, आप रिप्रोडक्शन कर दीजिए, जेनेटिक्स कर दीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी कर दीजिए. क्योंकि क्या होता है, हर स्टूडेंट की अपनी डिमांड होती है. अब ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है ना, एक रेगुलर रिदम से चलते हैं हम, तो क्लासेस चल रही होती है, उसमें आपका सिलेबस चल रहा होता है. इसमें हर चैप्टर को अपलोड करने में टाइम चाहिए होता है. तो आपको क्या करना है, बस पेशेंस के साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहिए, सुनिए अच्छे से और समझने की कोशिश करिए. मैंने बार कहा है, ऑफ लेट मैं कहता रहा हूं हमेशा कि बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ क्रैमिंग. पीपल ट्राई टू क्रैम इट. स्टूडेंट्स इसको क्रैम करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं. No, it is not a subject of cramming, it is a subject of sheer understanding.
जब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, हर चीज के पीछे लॉजिक है, अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप उसको समझेंगे तभी आप जो है बायोलॉजी में 330, 340 या और भी ज्यादा मार्क्स, देखिए आने को 360 में से 360 भी आए हैं एक स्टूडेंट के पीछे 1-2 साल पहले। तो हमें एम बड़ा रखना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। बाकी सब भगवान के हाथ में, अल्लाह ताला के हाथ में। हम मार्क्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी प्रिपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमें बेस्ट करनी है। और इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि लॉकडाउन से उनकी रिदम ब्रेक हो गई है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको लॉकडाउन और कोरोना से बचना तो है ही, क्योंकि ये तो एक पेंडेमिक है, आपको पता है, इट इज स्प्रेडिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो पेंडेमिक है, ठीक है। तो इससे तो आपको बचना है ही। जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं कि स्टे एट होम, उसको फॉलो करना है, बाहर नहीं निकलना है, सफाई का ध्यान रखना है, हाथ धोने हैं, ये आपको मालूम है सब कुछ, ये बहुत दिनों से टीवी पर, मीडिया पे आ रहा है, ये आप अच्छे से जानते हैं। एक बार मैं फिर से ये बोल देना चाहता हूं कि ये सारे रूल्स रेगुलेशंस तो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो पढ़ाई भी करनी है। क्योंकि इस समय पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डीमोटिवेशन हो रहा है कि हम कैसे पढ़ें, क्या करें। पढ़ाई की जो रिदम होती है ना, जब आप रेगुलर क्लासेस जा रहे होते हैं तो वो कंटिन्यूटी में होती है, रिदमिक आपकी स्टडी चल रही होती है, आप पढ़ रहे होते हैं, आपको मालूम होता है कि आज इंस्टीट्यूट गए, ये वाला चैप्टर पढ़ा, उसको घर में आके पढ़ा, उसके क्वेश्चंस किए। लेकिन जब छुट्टी हो जाती है इस तरह की, या कोई ऐसे हॉलीडेज भी होती हैं, तो उसमें आपकी रिदम टूट जाती है। तो वो रिदम नहीं तोड़नी है, रिदम तोड़ देंगे आप। देखो नीट मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जून में 2nd या 3rd वीक में हो जाएगा, जैसे कि अभी मीडिया में बताया जा रहा है। लेकिन आप ये सोचो कि हर दिन हर पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप खुद को डीमोटिवेट कर देंगे और पढ़ना बंद कर देंगे तो समझिए कि आप हर दिन हर पल एक एक स्टेप पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा पहले तो आप ये सोचो, आपको ना ये कभी कभी लगता है कि और एग्जाम डिले हो जाए यार, चलो जून की जगह जुलाई हो जाए, जुलाई की जगह अगस्त हो जाए। एक बात बताइए, कब तक भागेंगे इस चीज से, कब तक भागोगे? ये तो होगा ही ना एग्जाम, अब अगर जून में नहीं होगा तो जुलाई में हो जाएगा। लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल पूरी तरह से उसी तरह से करनी है जैसे कि कल आपका एग्जाम। एक होता है ना सेंस ऑफ अर्जेंसी, मैंने बार बार बोला, सेंस ऑफ अर्जेंसी का क्या मतलब है? मान लो आपका कल बोर्ड का एग्जाम है, मान लो 12th का एग्जाम आप देते हो, अगर कल बोर्ड का एग्जाम है तो एक दिन पहले आप सब कुछ भूल के तैयारी करते हो। उस दिन अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो आपको गुस्सा आ जाता है। उस दिन अगर मान लो आपकी मम्मी या पापा आपको बोल दे कि जाके नीचे से सामान ले आओ, तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है ना, जो एग्जाम से एक दिन पहले होती है, ये अब से लेकर नीट तक रखनी पड़ेगी। अगर ये हम रख पाएंगे तो ही हम पढ़ पाएंगे। और इसमें ना तो घबराने की बात है ना परेशान होने की बात है। एग्जाम जब होगा तब होगा, आपको प्रिपरेशन करते रहना और पढ़ते रहना है, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन लीजिए। अब तो और भी आपके पास फायदा है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग में जाते हैं वो कोचिंग नहीं जा रहे, जो स्कूल में जाते हैं वो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, तो कोचिंग स्कूल सब बंद है, तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है। तो उस टाइम को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज करें और पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, और फिर जब कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो फिर आपको एग्जामिनेशन में एक्सेल करने से, सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको चैनल क्यों बनाया ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं इस चैनल में धीरे धीरे सब चैप्टर्स अपलोड करूंगा। तो मेरी जो आज शुरुआत है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हो रही है। ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर मैंने क्यों पिक किया, मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसका एक खास रीजन है। देखो, जब हम 11th क्लास की बायोलॉजी करते हैं तो पहला चैप्टर लिविंग वर्ड है और दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। लिविंग वर्ड को भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसलिए किया क्योंकि जो स्टूडेंट्स रिपीट कर रहे हैं, टारगेट के स्टूडेंट्स हैं या फिर 11th के भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मैं ये नहीं कहूंगा मुश्किल है, मुश्किल कोई भी चैप्टर नहीं है। कोई सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो तो सब आसान है, पर ट्रिकी है थोड़ा सा। क्यों? 11th के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए ट्रिकी है क्योंकि ये चैप्टर में जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हैं, 10 से एक बच्चा 11th में आता है तो वो ट्रांजिशन फेस होती है, तो उसको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, बायोलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है, स्पीशीज क्या, टेक्सोनॉमी क्या, ये सब क्या चीजें हैं, ये धीरे धीरे बच्चा समझता है। तो वो जो एक प्रोसेस है बायोलॉजी को सीखने का, वो यहां से स्टार्ट होता है।
इसलिए मैंने स्टार्ट किया। बहुत सारी टर्म्स आती हैं इसमें, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ कुछ चीजों को लर्न भी करना पड़ता है, तो एक 11th की क्लास के बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो रिपीटर्स होते हैं और टारगेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें समझने की भी हैं। लोगों को लगता है रटने की है, लेकिन बहुत सारी चीजें समझने की है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आया, 3 किंगडम कैसे आया, 4 किंगडम कैसे आया, 5 किंगडम कैसे आया, 6 किंगडम कैसे आया, उसमें क्या ड्रॉबैक्स थी, ये सब समझने की चीजें हैं। फिर उसके बाद आगे हम मोनरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे। तो क्या इसके अंदर आपको लगता होगा कि हम इसको बैठ के रट लें? नहीं, इस चैप्टर को मैं जब धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपको यह समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा था। और जब तक बायोलॉजी में आप क्यों नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपका बायो क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत अच्छे से हम इसको डिटेल में अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप मेरे साथ ट्यून रहिए, मेरे सारे जो है लेक्चर्स देखते रहिए। आज मैं आपको लेक्चर 1 बताऊंगा और इस पूरे चैप्टर को खत्म करने के लिए 15 से 20 लेक्चर लगेंगे, जो मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा। और भी चैप्टर्स अपलोड करूंगा, लेकिन अभी आप इसको अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। हम लोग शुरू करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऐसा है। इसको पढ़ने के साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। स्टूडेंट्स, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम सबसे पहले एरिस्टोटल की बात करते हैं। एरिस्टोटल, ये एरिस्टोटल है, ध्यान से देख लीजिए। हर साइंटिस्ट की एक दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए। हालांकि नीट में इस तरह के सवाल नहीं आते हैं कि साइंटिस्ट की फोटो बनी हो और उनसे पूछें, आपसे वो पूछे कि ये कौन से साइंटिस्ट है। फिर भी जब हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो एक पिक्चर होती है। न्यूटन की पिक्चर हमें अभी भी मालूम है, लंबे लंबे बाल हैं। ऐसे ही एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। एरिस्टोटल कौन थे, यह भी जानना जरूरी है। एरिस्टोटल स्टूडेंट्स ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे और साथ में पॉलीमैथ थे। अब आपको यह लग रहा होगा ये पॉलीमैथ क्या होते हैं। फिलोसफर तो हम समझते हैं, ग्रीस कंट्री का नाम है। तो पॉलीमैथ स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको बहुत सारी फील्ड्स की नॉलेज एक साथ होती है। जैसे एरिस्टोटल को आप जान करके हैरान रह जाएंगे, फिजिक्स की नॉलेज थी, बायोलॉजी की नॉलेज थी, जूलॉजी जो बायोलॉजी का एक पार्ट है, जो एनिमल्स की स्टडी है उनकी नॉलेज थी, बॉटनी की नॉलेज थी, आर्ट्स की नॉलेज थी, म्यूजिक की नॉलेज थी, थिएटर की नॉलेज थी। तो इतनी सारी नॉलेज इनको थी, इसीलिए इन्हें पॉलीमैथ कहा गया। आप सोचिए, अगर आज की डेट में होते तो इनको कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, वैसे ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता, फिजिक्स भी आती थी इनको। तो खैर, इन्होंने क्या किया, जितने लिविंग थिंग्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स। ये तो बहुत सिंपल है, प्लांट्स और एनिमल्स। इन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। अब प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। छोटे छोटे प्लांट्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हर्ब्स कह दिया, और जो मीडियम प्लांट होते हैं उन्हें श्रब्स कह दिया, और जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उन्हें ट्री कह दिया। तो इस तरह से इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। ये तो सिंपल है। एनिमल्स को उन्होंने उनके हैबिटेट के हिसाब से क्लासिफाई किया। जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटेट इज द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ द एनिमल्स। जहां एनिमल्स रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। जो एनिमल्स लैंड पर रहते थे उन्हें टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, जो वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक कहा जाता है। अब हम कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लैंड में रहने वाले एनिमल, वाटर में रहने वाले एनिमल और एयर में रहने वाले एनिमल। फिर फर्दर उन एनिमल्स को भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये हैबिटेट के हिसाब से 2 पार्ट में जो डिवाइड किया वो मैंने यहां लिखा हुआ है, ए नाइमा एंड ई नाइमा। ध्यान से सुन ले, ए नाइमा एंड ई नाइमा। स्टूडेंट्स, ये जो क्लासिफिकेशन है ये आरबीसी के बेस पर है, रेड ब्लड सेल्स के बेस पर। आरबीसी जिसमें नहीं थी, एब्सेंट थी, ये मैंने क्रॉस लगा दिया, क्रॉस का मतलब एब्सेंट, उन्हें ए नाइमा कहा गया, और जिनमें आरबीसी थी उन्हें ई नाइमा कहा गया। आप याद कर लो, ये तो आसान है। यहां ए लिखा है, ए का मतलब एब्सेंस, वैसे ही ना लिखा है, ना का मतलब नहीं। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने लिविंग बीइंग्स को प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफाई किया।
एनिमल्स को एनाइमा और इनाइमा में क्लासिफाई किया, प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में क्लासिफाई किया। ये जो एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन थी, ये बहुत रॉ क्लासिफिकेशन थी बच्चा लोग। तो उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आई वो हम आपको दिखाते हैं। ये क्लासिफिकेशन जिसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो कार्लोस लीनियस ने दी। ये लीनियस के करेक्ट स्पेलिंग है, ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, यहां पर टाइपिंग में एरर है। कार्लोस लीनियस, जो ये कार्लोस लीनियस है, ये स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे, स्वीडन के बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब है जो बॉटनी की स्टडी करते हैं, यानी कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इन्होंने, हालांकि जब शुरुआत में प्लांट्स की स्टडी करते थे तो एनिमल्स के बारे में भी बोलते थे, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या चीज है, 1758, बहुत पुरानी बात है, तब इन्होंने क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या कहा कि जितने लिविंग बींग्स हैं उनको सबको सिर्फ दो ही किंगडम में क्लासिफाई करना है। आपको सिर्फ दो ही किंगडम है, एक किंगडम प्लांटेई और एक किंगडम एनिमेलिया। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो उस समय 1758 में जब नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं थी साइंटिस्ट लोगों को, इन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें यह बोला कि जितने लिविंग बीइंग्स हैं या तो वो प्लांट्स हैं या तो वो एनिमल्स हैं। मतलब कोई बैक्टीरिया, जो कोई भी वायरस, कोई भी जो चीजें हैं, वो जो भी चीजें उनको समझ में नहीं आती थी वो सब प्लांट्स में डालती। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज बनाए, कुछ आधारभूत सिद्धांत बनाए, कुछ फंडामेंटल मतलब पॉइंट्स बनाए, जिसके बेस पर इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोला। जैसे सबसे पहले सेल वॉल। जिन भी लिविंग बीइंग्स में सेल वॉल होती थी क्यों बोल रहा हूं, उस तरह की क्लासिफिकेशन, उन्हें प्लांट्स बोल दिया गया, और जिनमें भी सेल वॉल एब्सेंट थी उन्हें एनिमल्स बोल दिया गया। अब छोटे छोटे बच्चे भी हैं 11वीं क्लास के, ऐसे तो ये 9th क्लास में हम पढ़ते हैं। जैसे अगर आप एक सेल की बात करते हैं तो यहां मैं बता दूं, सेल के सबसे बाहर वाले कवरिंग को सेल वॉल कहा जाता है अगर वो प्लांट है तो, और उसके अंदर इस तरह की कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब क्या है कि जब हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। तो जहां पर सेल वॉल नहीं थी उन्हें एनिमल्स कह दिया गया, जहां सेल वॉल थी उन्हें प्लांट्स कह दिया गया। सेकेंड पॉइंट, लोकोमोशन। अब ये लोकोमोशन का क्या मतलब है? देखो, लोकोमोशन का मतलब है जैसे मैं अपनी जगह से यहां से चलकर घूम रहा हूं, इसे लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। जब आप अपनी जगह से मूव करते हैं, और मूवमेंट अपनी जगह पर खड़े खड़े आप हाथ हिला रहे हैं, इसे मूवमेंट कहते हैं। प्लांट्स में मूवमेंट होती है, प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती। ऐसा तो नहीं होता ना कि पेड़ आपके पीछे पीछे ऐसे चल के चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लोकोमोशन करते थे इसलिए बोल रहा हूं, उस समय की बात है, उन्हें एनिमल्स कह दिया गया। जो चलते थे और जो नहीं चलते थे उन्हें प्लांट्स कह दिया गया। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जब हम आगे जाएंगे विटेकर की क्लासिफिकेशन में तो डिफरेंट हो जाएगा। लीनियस ने जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी तो सिर्फ खाने से बात करी। आप समझ सकते हैं इसको, आप बिल्कुल आज से भी रिलेट कर सकते हैं। जो खाते हैं वो एनिमल्स हैं, और जो नहीं खाते वो प्लांट्स हैं। खाना खाने की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। फिर चौथा पॉइंट उन्होंने जो कंसिडर किया, ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। यानी कि सारे लिविंग बीइंग्स को सिर्फ दो ही किंगडम में बांटा गया। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलस क्या है? तो स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस कुछ भी चीज हो सकती है जो एम्बियंस में है, वातावरण में है, जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। मान लीजिए सनलाइट है, सूरज की रोशनी आ रही है, वो एक स्टिमुलस है। टेम्परेचर ज्यादा है, वो एक स्टिमुलस है। तो आपकी कोई साउंड है, आपको पीछे से कोई आवाज दे रहा है, वो भी स्टिमुलस है। अब आप देखो, आवाज अगर कोई दे रहा है तो आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो उस समय पर ऐसा सोचा गया, उस समय पर सोचा गया, उस समय की बात है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने वाले, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस से अपनी एक्टिविटीज को चेंज करने वाले, उनको एनिमल्स बोला गया, यानी कि किंगडम एनिमेलिया। और जहां पर ये स्टिमुलस एब्सेंट है या फिर बहुत लो है,
बहुत लो है, बहुत स्लो है, उनको प्लांट्स बोला गया। तो जहां पर स्टिमुलाई बहुत स्लो था या बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उनको प्लांट बोला गया, और जहां क्विक स्टिमुलस रिस्पॉन्स था, उनको एनिमल्स बोला गया। फिर एक और चीज है कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, इसको समझना जरूरी है। जब हम कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है बच्चों, कि अगर हम एक सेल देखें, सपोज करो, तो अगर हम एक सेल ऐसे देखें तो सेल के अंदर अगर हम देखें तो कुछ कुछ खाली स्पेसेस होते हैं जिन्हें वैक्यूल्स कहा जाता है। अब ये वैक्यूल्स कौन से हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो उन्होंने कंसीडर किया वो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम था, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो लीनियस ने लिया वैक्यूल, ऐसे तो प्लांट में भी वैक्यूल होता है, लेकिन वो वैक्यूल हम बाद में पढ़ेंगे। उन्होंने जो वैक्यूल कंसीडर किया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोला गया। वैक्यूल खाली स्पेस होता है, और ये वैक्यूल जिनमें पाया गया उनको रखा गया किंगडम एनिमेलिया में, और जिनमें नहीं था उनको रखा गया किंगडम प्लांटे में। फिर से देखिए, इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है, ऑस्मो रेगुलेशन। जब हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो हम वाटर बैलेंस की बात करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मींस वाटर का बैलेंस। तो जिनमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था उनको एनिमल्स बोला गया, और जिनमें नहीं था उन्हें प्लांट्स बोला गया। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में भी, जैसे डायटम्स, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिनोइड्स, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता था या पाया जाता है। तो ये एक्सेप्शंस है। अब two kingdom classification is not a perfect classification. There are certain limitations and there are certain errors or drawbacks into system of classification. Two kingdom classification में कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी कि कमियां थी। तो आओ अब हम उन ड्रॉबैक्स को पढ़ते हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब कमियां। तो स्टूडेंट्स, जब हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया। एक एक पॉइंट पर मैं अभी डिस्कशन करूंगा। फिर से देखो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रखा। अब इसका मतलब क्या है तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर हम यहां पर प्रोकैरियोट की बात करें और हम यहां पर यूकैरियोट्स की बात करें, तो हमें समझना जरूरी है पहले, कैरियो वर्ड जो होता है वो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। देखो, मैं बिल्कुल सिंपल करके बताता हूं आपको। कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बैक्टीरिया यहां बनाने की कोशिश करूं, ये बैक्टीरिया है, आपके सामने बना रहा हूं, तो इस बैक्टीरिया में ये जो बाहर वाली कवरिंग है इसको हम सेल वॉल कहते हैं, आपको बताया मैंने। यहां पर सेल मेम्ब्रेन है। अब जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, वो जेनेटिक मटेरियल इस तरह से प्रेजेंट है। इस जेनेटिक मटेरियल को नेकेड जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। नेकेड जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर मतलब इसकी कवरिंग, इसकी ये कवरिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन दोनों कवरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। इसके ऊपर यहां पर कोई कवरिंग नहीं है। अगर मैं इसको यहां से, मैं नहीं लिखना चाह रहा हूं उसको, इसके ऊपर की कवरिंग नहीं है, तो इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसे न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ऑइड का मतलब होता है उसके जैसा,
यानी कि ये न्यूक्लियस के जैसा है, जो मैंने ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा बना दिया, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोट बोला गया न्यूक्लियस से पहले, न्यूक्लियोइड। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल में ये सेल वॉल है, अभी मैंने आपको बताया तो मैं CW लिख देता हूं, सेल वॉल। फिर उसके बाद यहां सेल मेम्ब्रेन है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और मान लीजिए कि यहां पर न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस है प्लांट का, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो इस तरह से कवर्ड है, यहां पर अनकवर्ड है, इसीलिए इन्हें यूकैरियोट्स बोला गया। यू का मतलब है ट्रू और कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये मेम्ब्रेन है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आप समझें थोड़ी सी बात मेरी अच्छे से, ये प्रोकैरियोट, ये यूकैरियोट। अब जो क्लासिफिकेशन लीनियस ने दी, उसमें लीनियस ने क्या किया तो मैं आपको समझाता हूं। लीनियस ने यहां पर जो दो तरह से क्लासिफाई किया, जैसे आप देखिए बैक्टीरिया, उसके बाद फंजाई, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, इन सबको किंगडम प्लांटेई में रखा, इनको प्लांटेई में रख दिया। फिर प्रोटोजोआ, अभी मैं सब बताऊंगा। प्रोटोजोआ, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, इनको एनिमल किंगडम में रखा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं। बैक्टीरिया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट, क्योंकि बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं है। फिर ये सारे फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये और ये सब के सब, ये सबको प्लांट्स में रख दिया। तो ये सारे के सारे, बल्कि ये भी, ये सब के अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ प्लांटेई में कैसे डाल दिया? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ नहीं रख सकते थे, यही मैं आपको पहला ड्रॉबैक बताया। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया, जो कि गलत हो गया। बैक्टीरिया को इसके साथ क्लासिफाई कर दिया प्लांटेई के साथ। एनिमल किंगडम को ऐसे क्लासिफाई किया, इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। वर्टिब्रल कॉलम नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। वर्टिब्रेट का मतलब जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसको, उसका अगर प्रेजेंस हो तो उसे वर्टिब्रेट कहते हैं, नहीं हो तो इनवर्टिब्रेट कहते हैं। और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो मेजर ड्रॉबैक था, ये बैक्टीरिया को उन्होंने इसके साथ क्लासिफाई कर दिया, प्लांट्स के साथ और फंजाई के साथ, जो कि यूकैरियोट है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। तो ये टेक्निकली और बायोलॉजिकली दोनों तरह से गलत है, इसीलिए इसे हमने ड्रॉबैक बोला। अब देखिए दूसरी बात, ये तो आपको मैंने बताया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को साथ में क्लासिफाई किया। देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को क्लासिफाई कर दिया एक साथ। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक सेल होती है, सिंगल सेल। सिंगल सेल वाले को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया, तो ये भी गड़बड़ है। अगर हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चले, तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर, जैसे कि प्रोटोजोआ में अमीबा, अमीबा एक सेल है, और प्लांट्स और एनिमल्स मल्टी सेलुलर है। जो वहां पर हम दिखा रहे थे प्रोटोजोआ, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, उसमें प्रोटोजोआ में सिंगल सेल प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, यानी कि जैसे हम रीढ़ की हड्डी वाले, तो हम तो मल्टी सेलुलर है, तो उन सबको एक साथ जोड़ते हैं, तो ये गलत हो गया। ऑब्जेक्शन है, इसमें भी ड्रॉबैक है।
फिर आप देखिए कुछ एनिमल्स नहीं लिखेंगे यहां पर, बेहतर है कि हम लिखें ऑर्गेनिजम्स, एनिमल नहीं लिखेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के कैरेक्टर थे, जैसे यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास। इनकी कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं है। अब क्यों फिक्स पोजीशन नहीं है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात समझते हैं हम यहां पर कि यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फिट क्यों नहीं होता। तो आओ देखते हैं इसको। अगर हम देखेंगे यूग्लिना और इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये आपको दिखेगा कि यूग्लिना, अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना जो है वो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसलिए फिट नहीं होता है क्योंकि ये देखिए इसमें एक फ्लैजेला ऐसे है और एक फ्लैजेला ऐसे है। अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है, ध्यान से सुनिए, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है, क्रॉस मतलब नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है। अब अगर यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट है तो लीनियस के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये जो यूग्लिना है ये एक एनिमल होना चाहिए क्योंकि सेल वॉल नहीं है। लेकिन अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट भी है। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन दिखाता है, ऑटोट्रोफिक भी और हेटेरोट्रोफिक भी, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करना तो प्लांट का काम है और सेल वॉल ना होना एनिमल का काम है। तो दोनों ही चीजें इसमें दिख रही हैं, प्लांट का फीचर भी दिख रहा है और एनिमल का फीचर भी दिख रहा है। तो इसकी कोई डेफिनेट पोजीशन टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं बनी। जैसे कि यहां पर सेल वॉल की जगह पर अगर हम आगे पढ़ेंगे तो यहां पर इस तरह से प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है इसकी बॉडी के ऊपर, जिसको हम पेलिकल कहते हैं, इसको पेलिकल कहते हैं, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसमें सेल वॉल नहीं होती है। अब अगर मैं क्लेमाइडोमोनास की बात करूं, क्लेमाइडोमोनास, अगर मैं क्लेमाइडोमोनास की बात करता हूं तो क्लेमाइडोमोनास कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसमें सेल वॉल होती है और यहां पर इस तरह से फ्लैजेला भी होता है और यहां क्लोरोप्लास्ट होता है। तो सेल वॉल का होना, सेल वॉल का होना इसको प्लांट बना देता है। क्लोरोप्लास्ट का होना, क्लोरोप्लास्ट का होना इसको प्लांट बना देता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन यहां पर दो फ्लैजेला भी दिख रहे हैं। ये फ्लैजेला जो है इसको मूव कराते हैं। इन फ्लैजेला की मदद से, फ्लैजेला यहां भी है, फ्लैजेला यहां भी है, फ्लैजेला की मदद से क्लेमाइडोमोनास मूव करता है, लोकोमोशन करता है। तो ये एनिमल जैसा हो गया। तो आधे फीचर इसमें एनिमल के, आधे फीचर प्लांट के। तो इन दोनों की, ना क्लेमाइडोमोनास की ना यूग्लिना की, इन दोनों की कोई फिक्स पोजीशन टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं बनती है। अब देखिए अगर हम वापस चले और अगला ड्रॉबैक पढ़ने की कोशिश करें तो आप ये देखिए ऑटोट्रोफ्स को, अगर हम बात करेंगे ऑटोट्रोफ्स को हेटेरोट्रोफ्स के साथ क्लासिफाई कर दिया गया। देखिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन हैज पुट टुगेदर ऑटोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स को दोनों को साथ में क्लासिफाई कर दिया। अब ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जहां भी ट्रोफ वर्ड लगा होगा स्टूडेंट्स उसका मतलब न्यूट्रिशन होता है, और ऑटोट्रोफ का मतलब होता है जो अपना न्यूट्रिशन यानी कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स या कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उन्हें ऑटोट्रोफ्स बोला गया। और हेटेरोट्रोफ्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हेटेरोट्रोफ्स कहते हैं। जैसे फंजाई, अगर आपने फंजाई के बारे में, जैसे 11th क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको फंजाई के बारे में नहीं मालूम होता, आगे हम फंजाई को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम फंजाई एक किंगडम है जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले आगे। फंजाई अगर बच्चे आपको नहीं मालूम तो आप ये सोच लो कि एक मशरूम एक फंगस है। मशरूम आप खाते ही होंगे, वो एक फंगस है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आगे हम पढ़ेंगे। तो फंजाई जो होते हैं वो अपना खुद का फूड नहीं बनाते, वो हेटेरोट्रोफिक है, यानी कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, वो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं।
तो हेट्रोट्रोफ है और प्लांट्स ऑटोट्रोफ है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लिनियस ने फंजाई और प्लांट को एक साथ क्लासिफाई कर दिया, तो ये भी गलत है। फंजाई हेट्रोट्रोफ, प्लांट ऑटोट्रोफ, दोनों को प्लांट ही माना है लिनियस ने, जबकि फंजाई अलग किंगडम है, आगे हम पढ़ेंगे। फिर एक और ड्रॉबैक है यूनिसेलुलर एल्गी। अब बच्चों ये बात ध्यान से सुन लेना, एल्गी ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा मोनेरा में भी आता है। ये मोनेरा किंगडम आगे हम पढ़ेंगे, मोनेरा में भी आता है, प्रोटिस्टा में भी आता है और प्लांट्स में भी आता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांट्स तीनों में एल्गी आता है। तो अब क्या है कि ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी जो सिंगल सेल एल्गी थे, जैसे यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना जैसे, डायटम्स, डायनोफ्लैगेलेट्स, हम आगे पढ़ेंगे इनको। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो भी मैंने आपको बताया था जिसमें अमीबा, पैरामीशियम आते हैं, इनकी और इनकी सिमिलैरिटी होती है, ये दिखने में एक जैसे ही होते हैं, काफी कुछ एक जैसे होते हैं। तो इनको क्लासिफाई करने में भी इस किंगडम ऑफ, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दिक्कत आती है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं जो हमने पढ़ा टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। यहां पर जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हुआ, उसमें ड्रॉबैक्स आए, तो फिर आगे हीकल ने पढ़ा दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, हीकल ने, फिर कॉपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी है। तो इसको मॉडिफाई किया गया तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बना जो हीकल साइंटिस्ट ने दिया, जिसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इस लेक्चर को पढ़िए, और अगर आपको ये ऐसा, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको बताया, और इसको फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।